हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चे। और बताइए कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया? ओके। तो हम लोग नीट 2024 के क्वेश्चन बना रहे थे और हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में 30 क्वेश्चन बनाया है। आज हम लोग सब बचे हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से हमारे नीट के क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्क डन बताइए, ठीक है ना, अलोंग द पाथ बीसी। ये जो पाथ आपको बीसी दिया गया है, इस पाथ में आपको वर्क डन बनाना है। ये पीवी डायग्राम आपको दिया गया है और अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो है हमारा ये कितना है, 0 है। और याद रखेंगे जब भी चेंज इन वॉल्यूम 0 मतलब वर्क डन कितना, 0, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डीवी होता है, ये डल भी होता है, ये पढ़े हम लोग, हाँ या ना। तो जब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम को 0 लगाएंगे तो वर्क डन हमारा 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है कि अ व्हील ऑफ बुलेट कार्ट रोलिंग ऑन अ लेवल रोड। ये व्हील रोल कर रहा है, तो रोलिंग है मतलब प्योर रोलिंग है, और रोलिंग है मतलब यहाँ पे दो तरह का मोशन है बच्चों। एक है प्योर रोटेशनल मोशन और एक है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल का मतलब ये इस तरह से अगर घूम रहा है तो यहाँ इसकी टॉप की वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो ये बॉटम की वेलोसिटी इधर होगी v, ठीक है। और प्योर ट्रांसलेशनल है मतलब ये हर एक पार्ट की वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, v ही होगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए जैसे आप प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन को मिलाएंगे तो आपको प्योर रोलिंग मिलेगा जो आपको दिया गया है। अब आप कंबाइन कीजिए, ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे है, तो सबसे टॉप पे जो वेलोसिटी होगी वो 2v हो जाएगी। यहाँ पे सेंटर पे कोई वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे v है, तो सेंटर की वेलोसिटी v हो जाएगी। यहाँ पे बॉटम पे एक वेलोसिटी इधर v है और इधर इसका भी v है, ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे बॉटम पे जो वेलोसिटी होगी ये कितनी हो जाएगी, 0। इस पॉइंट को हमने P बोला और इस पॉइंट को हमने Q बोला है। अब देखिए ये आपको दिखा रहा है कि ये प्योर रोलिंग में इस तरह का फिनोमेना होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए इस चीज से यहां से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल लेंगे। बोलता है P मूव्स स्लोअर देन Q। नहीं, आप देख रहे हैं P का वेलोसिटी ज्यादा है Q के कंपैरिजन में, है ना। P मूव्स फास्टर देन Q, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो गया कि P जो है ये जो है क्या हो रहा है, Q से ज्यादा फास्ट मूव करेगा। ओके, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। बोलता है मास ऑफ प्लैनेट, ये 1/10 है दैट मास ऑफ अर्थ, ठीक है। डायमीटर को जो है वो हाफ कर दिए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट बताना है। सबसे पहले तो आप बताइए कि अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो आप बोलेंगे ना सर gm/r² होता है। अब हम अगर उस प्लैनेट पे चले गए, मान लीजिए वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g' है, तो g इंटू m/10 डिवाइडेड बाई r हाफ हो जा रहा है, तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं g' इज इक्वल टू r²/4, और 4 ऊपर जाएगा तो ये 4/10 इंटू gm/r² मिलेगा। और gm/r² को क्या स्मॉल g बोल रहे हैं, और ये 4/10 है, 4/10 बोले तो 0.4 इंटू कितना, gm/r² बोले तो स्मॉल g, तो 0.4 इंटू स्मॉल g का वैल्यू 9 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 3.92 आ जा रहा है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो है क्या कोई वैल्यू, हाँ, ये वैल्यू आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इन द फॉलोइंग सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। देखिए ये इसको मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो आप अगर देखेंगे तो ये क्या आ जा रहा है, P/R इज इक्वल टू Q/S आ रहा है क्या, 2/2 इज इक्वल टू 2/2, ये कट जा रहा है, 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। तो ये रेशियो बराबर आ रहा है, रेशियो बराबर आ रहा मतलब ये बैलेंस कंडीशन है व्हीट स्टोन ब्रिज का। और जब ये बैलेंस कंडीशन है तो ये बीच वाला जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है ये हट जाएगा। अब देखिए ये और ये सीरीज में आ गया, 2 और 2 कैपेसिटर में अगर सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकालेंगे हम लोग, 2 और 2 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड सीरीज में। इसी तरह से ये दोनों भी सीरीज में है, इसका भी इक्विवेलेंट जब कैपेसिटर में निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। ये है ए और ये है बी। अब ये दोनों पैरेलल में आ गया है, इन दोनों का जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड ये आपको मिल जाएगा 2 माइक्रोफैराड। पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास, 2 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज बाय सम सोर्स,
इस शेल को किसी सोर्स से चार्ज कर दिए हैं। बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए बिटवीन पॉइंट सी एंड पी, सी और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि शेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, सेल के अंदर भी सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल होता है। सेल के अंदर पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं होता, मतलब पोटेंशियल जो है ये क्या है, कांस्टेंट हो जाता है। और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल हमको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, और वैसे भी बाबू स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब कि dv बाई dr का जो वैल्यू है ये 0, मतलब v इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो याद रखना है कि स्फेरिकल शेल के अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट है, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो यहाँ पे p और c के बीच का जो डिफरेंस है ये ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना मिलेगा, 0। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 ही था ना, 0। हाँ चलिए नेक्स्ट अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। बोलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, इससे आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वैसा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बिल्कुल नहीं बनेगा, तो ये वाला पहला वाला बाहर हो गया। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज भी कर रहा है। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ दिखा रहा है और एक्सेलरेशन घटता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रहा है, और बच्चों अगर वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रहा है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आपको मिल रहा है विद चेंज इन टाइम, मतलब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, और कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिला। फिर इस रीजन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रहा है, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इस रीजन में हमारा जो एक्सेलरेशन है ये कितना हो जा रहा है, 0। फिर यहां से यहां वेलोसिटी घट रही है, मतलब आपको रिटार्डेशन मिल रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये जो है ये हमारा ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वजह से ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आते हैं। बोलता है इफ मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास। एक सिंपल पेंडुलम है, उसमें बॉब के मास को 3 गुना बढ़ा दिए उसके ओरिजिनल मास से, एंड इट्स लेंथ इज हाफ, और इसके लेंथ को हाफ कर दिए हैं। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ के। बोलता है न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए। न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नहीं, न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताया कि x/2 टाइम्स है किसके, ओरिजिनल टाइम पीरियड के। तो अभी जो नया टाइम पीरियड मिला है ना वो क्या है, वो x/2 टाइम है किसके, ओरिजिनल टाइम के। तो हमको x का वैल्यू बताना है। मान लीजिए ना बच्चों, पहले हम लोग देख लेते हैं इसको, है ना। ये बॉब है, जिसका ये बॉब है, ये जो थ्रेड है इसका लेंथ l है। यहाँ पे टाइम पीरियड आपको मिलेगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l/g। आप अगर देखेंगे तो ये टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मास 2 गुना हो, 3 गुना हो या 100 गुना हो, टाइम पीरियड वहां पे मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये मास ये टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब अब हम लोग लेंथ को हाफ कर देंगे तो पक्का है कि लेंथ को हाफ करने पे टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब जो टाइम पीरियड मिल रहा है ये t' इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l/2 डिवाइडेड बाई g हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 2 पाई बाई रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l/g, और 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l/g को हम लोग क्या लिखते हैं, t। तो ये कितना आ जा रहा है, t' का जो वैल्यू आ रहा है ये t/√2, और हमको दिया है कि ये x/2 टाइम्स है किसके, ओरिजिनल टाइम के। तो t' का जो वैल्यू है ना ये x/2 टाइम्स से ओरिजिनल टाइम के। ठीक है, तो ओरिजिनल टाइम पीरियड कितना है, t है, तो इसका x/2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू कितना, t/√2। t कट गया, 2 को उधर भेजेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई √2 कटेगा, तो x का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा बच्चों, x का वैल्यू मिल जाएगा √2। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है यहाँ पे x का वैल्यू √2, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 210 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्स। देखिए ये आपको VRMS का वैल्यू दिया है बच्चों, याद रखेंगे ये जो वैल्यू देता है आपको ये VRMS है। फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है कि ये 50 हर्ट्ज है। As shown in the figure, the peak current in the circuit is nearly, पीक करंट का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है ना, तो बच्चों पीक करंट का मतलब है कि पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, और पीक वैल्यू बोले तो ये √2 टाइम्स VRMS होता है, और XC बोले तो 1/ωc होता है। XC क्या होता है, 1/,
XC इज 1/ωc, ये ऊपर चला जाएगा तो हमको मिलेगा √2 इंटू VRMS इंटू ओमेगा इंटू सी। और ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई न्यू इंटू सी। सारे वैल्यू पता है, पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये आपको आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू √2 इंटू 210 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 है इंटू कैपेसिटी कितना दिया गया है 10 माइक्रो फराड, मतलब 10 इंटू 10 का पावर -6 फराड। आप यहां पे इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं 50 इंटू 10 कितना होगा, 50 इंटू 2 कितना होगा 100, 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा इंटू 210 इंटू 3.14 इंटू √2। आप जब इस सारे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ना बच्चों तो ये ऑलमोस्ट 0.93 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.93 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम, इधर टेम्परेचर ले लिया है और इधर वॉल्यूम ले लिया है। टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ आपको दिया है बना करके। बोलता है कि ये चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। आपने पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चे लोग कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो T इज इक्वल टू P/NR इंटू V हो जाएगा। आप देखेंगे T और V में जो रिलेशन है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, जहां पे स्लोप आपको कितना मिल रहा है, तो स्लोप आपको मिल रहा है P/NR के बराबर। अब देखिए जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और आपको प्रेशर P1, P2 और P3 में रिलेशन पूछा है। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा स्लोप P1 का है, उससे कम P2 का है और सबसे कम P3 का है। मतलब प्रेशर सबसे ज्यादा P1 होगा, उससे कम P2 होगा और उससे कम P3 होगा। देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 है, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आते हैं। बोलता है एक आयरन रॉड है जिसका लेंथ कितना है? L है ना? L लेंथ का आयरन रॉड बार है ना? आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है। मान लेते हैं ना इसको, बोलता है इफ इट इज बेंट एट द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, इसको मिडिल से हम लोग बेंड भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं पोल स्ट्रेंथ M है, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिल जाएगा? स्मॉल m इंटू कैपिटल L मिल जाएगा। पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है। बोलता है कि अगर हम इसको बीच से बेंड कर दिए, कितने एंगल से? 60 डिग्री के एंगल से। ये भी लेंथ L/2, ये भी लेंथ कितना? L/2। हम इसको बेंड कर दिए। अब देखिए पोल स्ट्रेंथ तो मेरे पास m है, डाइपोल लेंथ मेरे पास देखिए ये 60 डिग्री है, ये L/2 है, ये L/2 है, मतलब पक्का है कि ये भी कितना होगा बच्चों? L/2 होगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अगर पूछेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो पोल स्ट्रेंथ कितना है? स्मॉल m, और लेंथ कितना आ रहा है दोनों के बीच का? L/2, और m इंटू कैपिटल L को क्या बोल रहे हैं? कैपिटल M, तो M/2 आ जा रहा है। तो अब ये मुड़ने के बाद जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है ये कितना हो जा रहा है? M/2 हो जा रहा है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है M/2। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल बोलता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का रेडियस है r, अर्थ का मास है m। ठीक है ना? बोलता है कि इसके सरफेस से हम लोग एक सैटेलाइट को छोड़ेंगे जिसका मास होगा स्मॉल m। मिनिमम कितना एनर्जी हम दे कि ये एक ऑर्बिट में जाएगा, जो ऑर्बिट इस सतह से कितनी दूरी पे है? तो 2r की दूरी पे है। ठीक है, यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप फाइनल इसका एनर्जी निकाल लीजिए। तो आप अगर देखेंगे दो मास, तो -gm इंटू m डिवाइडेड बाई 2 इंटू r+h हो जाएगा, ये हमारा एनर्जी मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा? -gm इंटू m डिवाइड बाई 2 इंटू r+, सरफेस से हाइट कितना है? तो 2r है, तो प्लस 2r कर देंगे, 2r प्लस r 3r, 3r इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6, तो -gm इंटू m डिवाइडेड बाई 6r। इसी तरह ये फाइनल एनर्जी मिला। इनिशियल एनर्जी में इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो -gm इंटू m डिवाइड बाई अर्थ के सेंटर से यहाँ की दूरी कितनी है? कैपिटल R, तो डिवाइड बाई r। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे अगर हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग लगाते हैं, तो जो भी हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये इनिशियल में था, वही हमारा टोटल फाइनल एनर्जी भी होगा। मतलब सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, मिनिमम एनर्जी हमको बोला गया है, ठीक है। तो हमको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या करना है, निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये U का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, माइनस ऑफ जी एम इंटू एम बाई आर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी कितना है, माइनस ऑफ जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई 6R। माइनस वाले को इधर भेज देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा जी एम इंटू एम बाई आर माइनस जी एम इंटू एम बाई 6R। अब माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5G m इंटू एम डिवाइडेड बाई 6R। देखिए तो क्या है कोई ऑप्शन 5G m इंटू एम बाई 6R, 5G m इंटू एम बाई 6R, ये हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट अगला बोलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू बैटरी थ्रू अ रजिस्टर इफ I इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स। याद रखेंगे बच्चों कि हम जब इसको चार्ज करेंगे तो यहां पे करंट का फ्लो होगा, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, डिस्प्लेसमेंट करंट, देयर इज नो करंट तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन सेम डायरेक्शन एज आई, ठीक है। याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये कंडक्शन करंट के बराबर होता है, यहाँ पे किसके बराबर होता है, कंडक्शन करंट के बराबर होता है। तो आई और दोनों का डायरेक्शन भी क्या होता है, सेम। तो याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट यहाँ पे दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कंडक्शन करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो नहीं करता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं c इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है, मतलब कि पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है और वेव का जो प्रोपगेशन है दोनों एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों के पास जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपना एनर्जी जो है बराबरी से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को बांट देता है। तो आप देखेंगे दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, सही है। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। ये लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये भी सही है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको तब मिलता है जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करता है, मूव कर रहा होता है। तो बच्चे लोग हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अ मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस आपको दे दिया है एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी आपको दे दिया, मतलब अल्फा भी दे दिया, लेंथ भी दे दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे दिया। बोलता है कि इसको हीट किए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है हीट करते हैं तो कोई भी चीज एक्सपैंड करता है, हाँ या ना। बोलता है कि विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग, बिना एक्सपेंशन और बेंडिंग के, तो द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप कितना हुआ होगा वहां पे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है बच्चों के कंप्रेसिव फोर्स जो होता है, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स जो होता है ये होता है y इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल टी। याद रखेंगे तो यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। F इज इक्वल टू y बोले तो यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू है 5 इंटू 10 का पावर 11, ए का वैल्यू हमको दिया है 10 का पावर -3, अल्फा का वैल्यू हमको दिया है 10 का पावर -5 इंटू डेल टी का वैल्यू हमको दिया है, डेल टी कितना है, 0 से 100 गया है तो 100 माइनस 0 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 का पावर, देखिए ये 11 और ये प्लस 0 तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा ना, 100 माइनस 0 इज 10 का पावर 2, तो ये 13 और ये कितना आ जा रहा है, ये -8 आ जा रहा है। तो F इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 0.5 इंटू 10 का पावर 5। आप इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 50 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन। है क्या कोई ऑप्शन, हाँ 50 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बता चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव बैलेंस ब्रिज। देखिए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बनाना है, ठीक है ना। आइए यहां पे आते हैं। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। करंट यहां से निकलेगा, इसमें भी करंट यहां से निकलेगा, इसमें भी करंट यहां से निकलेगा, इसमें करंट यहां से निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे।
बैलेंस का मतलब है P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होना चाहिए, हाँ या ना। यहां पे P का वैल्यू 10, ठीक है, Q का वैल्यू 10, R का वैल्यू 15, S का वैल्यू हम लोग को R प्लस कुछ भी है, R के साथ कुछ हमको दिया गया है। अब देखते हैं यहां पे करंट इधर से इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, ठीक है। अब देखिए जब ये करंट इधर जा रहा है तो हाई से लो की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइज में है, तो अगर फॉरवर्ड बाइज में है तो डायोड से करंट का फ्लो होगा, ठीक है। और डायोड से अगर करंट का फ्लो हो रहा है मतलब ये हमारा सर्किट, ये जो रेजिस्टेंस शो करेगा वो हम लोग काउंट करेंगे इसको। लेकिन जैसे आप इस वाले में आएंगे, देखिए ये यहाँ पे पैरेलल हो गया है, तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए P बाई क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, P बाई क्यू का जो वैल्यू आ रहा है ये 10 बाई 10 आ रहा है, मतलब कि 1 आ रहा है। तो R बाई एस भी 10 बाई 10 आना चाहिए, मतलब S का वैल्यू भी 15 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे R 15 है और ये पैरेलल में, और हमको पता है कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा दिए हुए रेजिस्टेंस से कम आता है, तो ये वाला तो हमारा मार्केट से बाहर हो गया। यहां पे आते हैं, ठीक है, यहां पे तो करंट ठीक है इस तरह से जाएगा, इधर भी आएगा, लेकिन ये करंट हाई इधर से इधर जब जा रहा है तो आप देखेंगे ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया है, और रिवर्स बायस में कनेक्ट है तो यहां पे भी क्या होगा, काम करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब ये भी इक्विवेलेंट में काम नहीं करेगा, तो 2 वाला भी आउट हो गया है। अब यहां पे आते हैं, देखिए जब ये करंट इधर से इधर जाएगा तो ये इधर इंटर करेगा करंट, और फिर इस डायोड में भी इंटर करेगा, तो यहां पे फिर से आप देखेंगे तो ये वाला डायोड रिवर्स बाइज हो जा रहा है, तो यहां से भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो हमको अब करेक्ट सर्किट बोला गया है, तो करेक्ट सर्किट मेरे पास एक ही बचा है, और आप देख भी सकते हैं कि हाई हाई से और लो लो से कनेक्टेड है, मतलब ये फॉरवर्ड बाइज में है डायोड, और फॉरवर्ड बाइज में है तो ये क्या होगा, करंट का फ्लो यहाँ पे होगा। और अगर आप पूछेंगे कि ये कितना होना चाहिए वहां पे वैल्यू, तो हम लोग 5 प्लस कुछ x लिख देते हैं, और 5 प्लस x का जो वैल्यू है, 5 प्लस x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 ओम, मतलब आपका जो डायोड है वो कितना ओम रेजिस्टेंस शो करेगा, 10 ओम का रेजिस्टेंस शो करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है ये सही है, बाकी सारे केसेस में रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है शीट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक शीट को हॉरिजॉन्टल सरफेस में रख दिए हैं इन फ्रंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फोर्स इज नीडेड टू, अब बताइए फोर्स हमको जरूरत पड़ेगा क्यों, टू होल्ड द शीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल का है तो पक्का है कि यार इसको अपने तरफ खींचेगा, तो हमको फोर्स का जरूरत पड़ेगा उसको होल्ड करने के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो मेरा सही है, टू होल्ड द शीट इफ इट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो ए जो है ये मेरा सही आ रहा है। होल्ड द शीट देयर इफ इट इज नॉन, अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो ये इसको तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, अट्रैक्ट करेगा तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो बी जो ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग है। सी मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। अगर ये कंडक्टिंग है तो ये तो इधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो अगर हमको इसको दूर लेके जाना है तो हमको फोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हमारा ऑप्शन सी भी जो है ये क्या है, सही है। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ इट नॉन कंडक्टिंग है तो हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो ए और सी सही आ रहा है। ए और सी सही कोई ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में ए एंड सी ओनली, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोलता है इफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी इज मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, देन, अब बताइए क्या होगा। ये जो प्लेट है ये प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ गया है, प्लेट क्या हो गया है, दूसरे के नजदीक। आपको पता है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। जैसे ही हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को कम करेंगे, D का वैल्यू कम होगा तो C का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, चलिए कैपेसिटी बढ़ जा रही है, ठीक है। इसके बाद Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है, हाँ या ना। तो कैपेसिटी बढ़ेगा तो Q का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, Q भी इंक्रीज करेगा। ओके, हमने पढ़ा है ना, सॉरी, हाफ C इंटू वी स्क्वायर, हाफ C इंटू वी स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ पे C बढ़ा रहे हैं, C बढ़ रहा है तो एनर्जी भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, चार्ज बढ़ेगा, हाँ सही है। एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, बी गलत है, बी जो है ये क्या है, गलत है। इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेस, कैपेसिटी बढ़ रहा है, कैपेसिटी भी, ये भी सही है।
तो ए भी सही आ गया और सी भी सही आ गया। आगे, रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन सेम, चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है तो Q बाई वी इज इक्वल टू सी, लेकिन ये तो बढ़ रहा है, मतलब कि ऑप्शन डी जो है ये भी क्या हो जा रहा है, इनकरेक्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, चार्ज और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस। Q और V का जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज करेगा, हाँ चार्ज इंक्रीज करेगा तो Q और V का प्रोडक्ट भी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कौन कौन सही आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे A, C और E सही है, A, C और E सही है। A, C और E में कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि A, C और E को क्या बोल रहा है, ये सही है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात मेरा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, टू हीटर A and B have power rating 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in series and then in parallel. To fix power source, the ratio of power output for these two cases is, देखिए दो हीटर है, एक 1 किलोवाट का, एक 2 किलोवाट का, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है। एक बार दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए, एक बार दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किए, दोनों कैसे पावर बताना। देखिए बच्चों, पावर सीरीज में क्या होगा, P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। P1 का वैल्यू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, जो कि कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, 2/3 इतना किलोवाट, ठीक है। इसी तरह से पावर जब पैरेलल में निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 आ जाएगा, P1 बने तो 1 प्लस 2, ये कितना आ गया, 3 किलोवाट आ गया। अब आपसे बोला गया है कि PS बाई PP का रेशियो बताइए, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ जा रहा है, ये 2/9, 2/9 है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिया गया है 2/9 है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सवाल, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, लोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर इज माइनस ऑफ FO बाई FE होगा, माइनस ऑफ FO बाई FE। आप वैल्यू पुट कीजिए 140 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा कितना, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस में आ रहा होगा लेकिन हमको वैल्यू प्लस में दिया है तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे 28 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, a force defined by F equal to alpha t square per beta t acts on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant। देखिए सबसे पहले इसमें इतना बताना है कि किसका डायमेंशन नहीं होगा। सबसे पहले आपको दिया है F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी, पहले अल्फा निकालिए, तो अल्फा इक्वल टू F बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। F बोले तो ML t माइनस 2 और T बोले तो T, तो T स्क्वायर, तो ये कितना आ जा रहा है, ML t माइनस 4 आ जा रहा है। इसी तरह से बीटा निकालिए, बीटा इज इक्वल टू F बाई टी, F का वैल्यू कितना है बच्चों, F का वैल्यू है ML t माइनस 2 डिवाइडेड बाई T का वैल्यू कितना है, तो T है, तो ये कितना आ जाएगा, ML t माइनस 3। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा आप जब भी करेंगे तो M स्क्वायर L स्क्वायर और कुछ कुछ मिलेगा, T का पावर माइनस 7, तो प्रोडक्ट वाला दोनों जो है यहां से बाहर हो गया, ये दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब हमको देखना है कि ये दोनों में कौन सा सही आंसर है, वैल्यू पुट करके देख लीजिए, है ना। अल्फा का वैल्यू पहले वाले में वैल्यू पुट कीजिए, बीटा का वैल्यू कितना है, ML t माइनस 3, हमको बताना है कि ये डायमेंशन लेस है, बस और कुछ नहीं, इंटू टी डिवाइडेड बाई अल्फा का क्या निकाले हैं, ML t माइनस 4। आप अगर देखेंगे तो MM कट जाएगा, LL कट जाएगा, T का पावर माइनस 3 प्लस ये आ जाएगा T का पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई T का पावर माइनस 4, ये आ जा रहा है T का पावर 2। तो ये तो डायमेंशन लेस नहीं है, ये अगर डायमेंशन लेस नहीं है तो ये 1 वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब सही कौन होगा, 2 वाला होगा। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ML t का पावर माइनस 4 इंटू टी डिवाइडेड बाई ML t का पावर माइनस 3, MM कैंसिल, LL कैंसिल, T का पावर माइनस 3 माइनस 1 बचेगा, ये T और T माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, M0 L0 T0, ठीक है।
तो ये हमारा यहाँ पे M0L0T0 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है। और इसी के साथ 2024 में हम लोगों से टोटल नीट में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, 35 क्वेश्चंस और प्लस 15 क्वेश्चन अलग से पूछे गए थे। इन सारे का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग अच्छा से ध्यान से पढ़ें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, दिमाग को थोड़ा फास्ट चलाना है, ठीक है, और जल्द से जल्द क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ओके बच्चों, आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम इसी तरह से नीट और जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार लाते रहेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन मिलता रहेगा। किसी तरह का भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी मेरे चैनल पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।